बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वो डॉक्टर साहब हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि इन्होंने तौहीन की है मरीम नवाज साहिबा की। इन्होंने तनकीद की कि मरीम नवाज किस तरह से गई। उन्होंने जाकर एक सीनियर डॉक्टर को निकाल दिया कि जी मैं इसको गिरफ्तार करवा दूंगी, और डॉक्टर साहब ने ये वीडियो बनाकर कहा कि जी ये तो डॉक्टर्स की कोई इज्जत नहीं रही। इस तरह जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप खुद नहीं बोलेंगे, तो डॉक्टर्स के साथ यही कुछ होता रहेगा, बदतमीजी होती रहेगी। इस तरह की उन्होंने बातें कही। इस पर इनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये भी इतलात है कि इनके क्लिनिक को और फार्मेसी को भी सील किया गया है। उसके बाद इनकी एक पोस्ट आई है जिसमें कह रहे हैं कि ये कैंसर के मरीजों का इलाज करते हैं, तो अब कुछ अरसे के लिए नहीं कर पाएंगे। जो कुछ हुआ है वो कह रहे हैं कि मैं लोगों को दूसरी जगह पर रेफर कर रहा हूं, और प्लीज़ ये गरीब लोग हैं जिस इलाके में मेरा क्लिनिक है, तो इनका इलाज आप कर दें क्योंकि मैं नहीं अब कर पाऊंगा। तो इन डॉक्टर के खिलाफ अब मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ये ज़ेर-ए-ताब भी है कि क्यों इन्होंने ये तनकीद की और क्यों मरीम के खिलाफ ये वीडियो पोस्ट की और इस तरह की बातें क्यों की। ये जनाब इस वक्त पंजाब में सूरत हाल है। इस तरह के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, और ये पहला मुकदमा नहीं है। तौहीन मरीम पर, मरीम नवाज पर, क्योंकि हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ है, कई मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ख़वातीन के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ओन खोसा कॉमेडियन है, तंज़ व मज़ाह का बड़ा खूबसूरत अंदाज अपनाते हैं। उनकी ये वीडियो एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, ज़रा देखिए। जी सर, आज मैंने ना एक नए डॉक्टर को यहाँ से फायर करके जाना है। डन करें सर। टिकटॉक बन रही? जी जी बन रही। चल ठीक है, देखता जाओ, मैं क्या करता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। जी सर। यार डॉक्टर साहब, आपको जरा सा भी एहसास नहीं है? गरीब यहाँ अस्पताल में रुलता फिर रहा है और आप म्यूजिक सुन रहे हैं। सर मैंने म्यूजिक सुना, ये गले में आपने हेडफोन लटका है। योर फायर्ड। सर ये हेडफोन नहीं है, इसके तो सुनो। ये माइक का क्या मसला? सर ये हमला है। अच्छा, तो डिलीवरी कब है? 1 महीने बाद। 1 महीना? और नहीं भाई, ये टू स्लो है। हमने ना काम को तेज करना है, ज्यादा एफिशिएंट करना है। अगले 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे बच्चा बरामद करके दें, वरना ये यानी पहले डॉक्टर को कहा जा रहा है कि तुम म्यूजिक सुन रहे हो, तो वो कहता है म्यूजिक नहीं है, स्टेथोस्कोप है। तो आगे जो चमचा है, जिसको ऑन कह रहे चमचा, वो कहता है हाँ जी ये बात सही कह रहा है। अच्छा फिर तो नहीं इसको निकाल सकते, करें कि जी खातून हामला है, जल्दी डिलीवरी करा दो। कहते जी इससे जच्चा बच्चा की जान को खतरा होगा। वो फिर चमचे की तरफ देखता है और वो कहता है हाँ हाँ ये भी बात सही है। कहते फिर कैसे निकालूं? भाई आपने फिक्र नहीं करनी, आपका भाई आ गया। इंशाल्लाह 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपका बच्चा आपके पास होगा। सर आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कर सकता। इससे जच्चा और बच्चा की जान को खतरा हो सकता है। ये अंकल को क्या हुआ? ये सर इनका एक्सीडेंट हुआ। अच्छा कैसे? ये दरअसल बिना देखे रोड क्रॉस कर रहे थे, इशारा खुला हुआ था, गाड़ी वाले ने आकर टक्कर मार दी। अच्छा अब मुझे समझ आई, जिस गाड़ी ने इनको टक्कर मारी है वो गाड़ी तुम चला रहे थे। यू आर फायर्ड। सर उस वक्त मैं इधर हॉस्पिटल में था, बल्कि ऑपरेशन थिएटर में था। तुम गाड़ी तुम चला रहे होगे इसलिए यू आर फायर्ड। कोई ना कोई बहाना चाहिए, आगे एक बहाना मिल जाएगा। चाहे तो सीसीटीवी या अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर लें। सही कह रहे हैं। और घटिया आदमी, तुम मेरे साथ है या उनके साथ है? मैं सुबह से उसको फायर करने की कोशिश कर रहा हूं। यार हर दफा चमचा कह रहा है कि वो बंदा सही कह रहा है। तुम फिर मुझे कोई बहाना तो बताओ, कैसे इसको निकालूं? कोई नहीं दे रहा। सर इन बातों पे तो फायर नहीं कर सकते ना, कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर कैसे होगा? जैसे सफाई सुथराई भी कर दें। अच्छा सफाई सुथराई पे। ओए पकड़ा गया, पकड़ा गया। ले जी। ओए यार डॉक्टर साहब, आपको शर्म नहीं आती है? मरीज यहाँ कितनी दुआओं से आता है, कितनी आस लेकर आता है, और आपने यहाँ गंद फैलाया हुआ, इतना सारा कचरा। इसलिए छोटा सा जरा ही आ सकता है, और तो कुछ नहीं आ सकता। और भाई आपके लिए छोटा सा जरा होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इसका ताल्लुक आवाम की सेहत के साथ है। तो अगर आप यहाँ सफाई नहीं रख सकते ना, तो फिर आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। यू आर फायर्ड। सर आप मुझे फायर नहीं कर सकते। ले जी, आगे डॉक्टर साहब ने भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि मैं पिछले ही हफ्ते इस्तीफा दे चुका हूँ। ले जी, ये भी कमाल है। तो ये सटायर का एक अंदाज। ये खबर चल रही है जी, डॉक्टर शहरियार ने वज़ीर के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज तहरीर करके तज़ीक आमेज़ वीडियो अपलोड की ताकि अवाम के अंदर हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा हो और अवाम अपनी हुकूमत पर एतमाद खो बैठे। तो इस पर डॉक्टर के खिलाफ, तौहीन मरीम नवाज शरीफ पर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अच्छा, ये वो शहरियार अहमद खान जो डॉक्टर है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी पोस्ट है कि वो मरीजों का इलाज करते हैं, कैंसर के पेशेंट्स का। कैंसर के ये सर्जन हैं, तो कैंसर सर्जन्स के उन्होंने कहा जी भक्कर से जो मरीज़ है उनको प्लीज़ देखें, यहाँ बहुत गुर्बत है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये हुआ है जी यहाँ पर। एक तो ये खबर, फिर एक और खबर कि जिस वजह से ये सारा मामला शुरू हुआ था उस पर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, वो कहती हैं वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मेयो अस्पताल को अद्वियात खरीदारी के लिए फंड जारी। वज़ीर मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर 340 यानी 34 करोड़ रुपए मेडिसिन पर परचेज के लिए, मेडिसिन खरीदने के लिए मुंतकिल कर दिए गए। मेयो अस्पताल में खाली असामियाँ केपी और असलाउंस के मौजूद फंड्स और अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त।
अब इस पर अवैस हमीद साफियों लिखते हैं, यानी हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि मैं अस्पताल में फंड्स ना होने की वजह से अद्वियात दस्तयाब ना थी, हुकूमत खुद कसूरवार निकली। अब एक मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर की सरेआम बेइज्जती करने वाली वज़ीर आला मरीम नवाज इनसे माफी मांगेंगी। जो पहले इस्तीफा दे चुके थे उनकी वहां पर बेइज्जती करके वो आ गई और पता चला कि फंड्स तो थे ही नहीं अद्वियात के लिए, तो अद्वियात कहां से होती, तो इस वजह से उनको निकाल दिया गया था। एक और स्कैंडल है जी, ये डॉन की ये खबर है गालिबन, और इस पर ये किस्मत खान साहब ये शेयर कर रहे हैं और वो कहते हैं जी, पंजाब का रेडियो का मंसूबा करप्शन इल्जामात की जद में। डॉन के मुताबिक प्रोजेक्ट के पहले फेज में 15 करोड़ की 1000 रेडियो में सरकार को मुबैना तौर पर 5 करोड़ का टीका, जिस कंपनी ने सबसे सस्ती 98,000 में रेडी देने का कहा, इससे प्रोसेस से निकाल कर 1.5 लाख में रेडी देने वाले को ठेके से नवाज दिया गया। मगर कहानियां खत्म नहीं होती। उस 1.5 लाख वाले ने क्या किया, 98,000 वाली कंपनी से रेडियां खरीद कर आगे 1.5 लाख में फरोख्त कर ली। कमाल है। और हर रेडी पर 50,000 जेब में। क्या बात है, क्योंकि मंजूरी तो हुकूमत ने इनकी दी थी। 1.5 लाख में हर रेडी आगे बेची, जिसने 98,000 कहा था, हुकूमत ने उससे खरीदी नहीं। तो ये कमाल है, कमाल है जी। तो ये सारा कुछ हुआ है, और जो बीच में कंपनी थी उसने 5 करोड़ की इस तरह दिहाड़ी लगा ली। ये तरीका वारदात है जी। और जिस तरह वो एलडीए को कहा गया, वो देखो जी ये तो पानी में बह गया सारा पेंट, ऐसी तैसी ये कर देंगे वो कर देंगे, इंक्वायरी कर ले। और जिस साफी ने वो वीडियो बनाई थी, बताया था कि सारा पेंट जो कहा गया जी ग्रीन लाइन बना रहे हैं सारा धुल जाएगा, उस साफी के साथ जो हुआ वही लापता हो गया और बेचारा सच्चा निकला। अब वो सारी ग्रीन लाइन कहाँ है, उस सबका क्या बना है, कोई पता ही नहीं। अब पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 24 घंटों के दौरान 436 सर्च ऑपरेशन और स्वीपिंग ऑपरेशन किए गए हैं। ये सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन इसलिए किए गए हैं कि हालात बेहतर किए जा सके पंजाब में। मुल्की हालात के तनाजुर में पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पंजाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन एंड स्वीप ऑपरेशन और मशकें जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब भर में 436 ऑपरेशन किए गए और मशकें भी की गई। 38 इश्तिहारी मुजरिम, 123 मुश्तबा अफराद, 2 क्लाशनकोव, 12 बंदूकें, 20 हैंड ग्रेनेड, सैकड़ों गोलियां बरामद। मुलजमान से 43 किलोग्राम चर्स, 2 किलो हेरोइन, 560 ग्राम आइस भी बरामद। और उन्होंने कहा जी जराइम पेशा और दहशतगर्दों के खिलाफ मशकें भी जारी हैं, और इसमें पंजाब पुलिस, सीटीडी, स्पेशल ब्रांच, रेड फोर्स और रेस्क्यू 112 ने भी शिरकत की। ये मशकें भी हुई हैं जी, मशकें यानी प्रैक्टिस। अलबत्ता हालत यह है कि मरीम नवाज साहिबा जब से आई हैं क्राइम रेट बढ़ा है। अभी हालिया रिपोर्ट आई कि उसमें इगवा बराए तावान, उसमें कत्लो गारतगरी और इज्तिमाई ज्यादती के वाक़यात ख़वातीन के साथ वो बढ़े हैं। और पाकिस्तान बदतरीन मुल्क यानी सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर है जहां औरतों के खिलाफ उनको हिरासा किया जाता है, उनके खिलाफ हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तान दूसरा बदतरीन मुल्क आ गया। जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा घरों पे छापे और ये सारा कुछ हुआ है, तो पहले नंबर पे ही आ जाएगा। कहीं तो पहले नंबर पे होगा, वैसे बहुत सी चीज़ों में है। करप्शन में हम मजीद गिर गए, आज़ादी इजहार में के इंडेक्स में हम मजीद तबाह बर्बाद, इंटरनेट की बंदिश, इंसानी हुकूक, मजीद तबाह बर्बादी, साफियों की आज़ादी के लिए बदतरीन मुल्क गजा के बाद, जहां पर इसराइल जुल्म करता है, उसके बाद हम हैं। और अब ख़वातीन के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से भी हम बदतरीन मुल्क हैं जनाब। दूसरे नंबर पे हमसे एक ही ऊपर मुल्क है। तो जो हालात चल रहे हैं शायद हम उसको जल्द ही काट देंगे। ये खबर दिलचस्प है जी। ये इमरान रियाज की ये तस्वीर लगाकर नून लीग से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि जी इमरान रियाज के साथ कुछ नौजवानों ने वहां पर बदतमीजी की, हुल्लड़बाजी की, और जी इनको कहा तुम गद्दार हो, तुम भगोड़े हो, फलां फलां फलां। तो किस्सा ये निकल रहा है कि वहां कुछ सेल्फी वगैरह कोई साहब ले रहे थे, बस ये कहानी। उनके साथ शायद कोई खड़ा भी नजर आ रहा है, बस किसी ने ये तस्वीर बनवाई है, बस ये आप देखिए यहाँ पर है, तो इसमें वो नजर आ रहा। और कोई ऐसा वाक़या हुआ नहीं, बस बना दिया गया है फ्रस्ट्रेशन में कि जी इमरान रियाज हमारे खिलाफ जाता है, तो बस कोई भी ऐसे घड़ लो खुद से वाक़या, वहां पर नौजवान इकट्ठे होकर बदतमीजी की। इस बंदे की इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी फैन फॉलोइंग है। तो बहरहाल ये तो इन्होंने बनाना था कि जी बरतानिया कैसे पहुंच गया है। ओवरऑल कारकर्दगी आप देखें, मुजम्मिल असलम साहब जो मुशीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना है, उन्होंने शहबाज राना साहब की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा, जिसमें शहबाज राना साहब पाकिस्तान के टॉप के इकोनॉमिक अफेयर्स को देखने वाले रिपोर्टर हैं। Pakistan has informed the IMF that it expects the economy to grow by 3.1% and the current account will be largely balanced in this fiscal year on the back of higher remittances and economic stabilization policies while continuing the next fiscal year. अब ये खुद हुकूमत कह रही है जी 3.1% हमारी ग्रोथ रहेगी। इन्होंने उड़ान में कहा है कि हम पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो इस पर तनकीद करते हुए मुज़म्मिल इस्लाम कहते हैं एपिक, कमाल ही होगा जी। फर्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स दिस ईयर ग्रोथ एट 3.1% अगेंस्ट 4% टारगेट। खुद टारगेट था 4% का,
लेकिन खुद कह रहे हैं 3.1% होगी. बट इट एक्सपेक्ट्स मेन सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री विल अंडर परफॉर्म एंड ग्रोथ विल कम फ्रॉम सर्विसेज एंड सम नॉन कन्वेंशनल सेक्टर्स लाइक लाइव स्टॉक, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. तो कह रहे हैं कि जो ज़राअत है वो मजीद नीचे जाएगी, इंडस्ट्री मजीद नीचे जाएगी, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सेक्टर है जिस तरह लाइव स्टॉक है और छोटे पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग है या कंस्ट्रक्शन है, ऊपर चली जाएगी. कैसे चली जाएगी कोई पता नहीं. और एग्रीकल्चर जो इतना बड़ा सेक्टर है, इंडस्ट्री, उसको इस तरह से सहारा कैसे मिल जाएगा, ये भी समझ से बाहर है. सेकंड, दूसरी बात, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू प्रोड्यूस 4.5% ग्रोथ इन नेक्स्ट फिस्कल ईयर बट इजंट प्रोजेक्टिंग 9% ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 22 ईयर्स. जो ये क्लेम करते हैं जी हमने 9% ग्रोथ पे जाना है, तो कहीं भी वो ये उम्मीद नहीं रख रहे, यानी उसके बाद 4.5% पर होगी. सो वट एवर उड़ान मेंशन वाज जस्ट फेरी टेल्स. जो उड़ान में उन्होंने कहा जी ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सिर्फ किस्से कहानियां थी. द बॉटम लाइन इज पाकिस्तान इकोनॉमी इज अंडर रिसेशन फेसिंग सीवियर डिमांड कंट्रैक्शन लिविंग बिहाइंड एब्जेक्ट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो असल बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त रिसेशन में है, नीचे चली गई है इतनी ज्यादा कि आपकी तलब ही खत्म हो गई है चीजों की. और जो कहते हैं जी प्राइसेस कम होगी, प्राइसेस कम होगी, भाई तलब ही नहीं, खरीदार ही नहीं है मार्केट में, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है. वजह बेरोजगारी और गुर्बत, चीजें खरीदी नहीं जा रही तो पड़ी हुई हैं कि कोई तो ले जाए, कोई तो ले जाए, तो उससे कीमतें कम हो रही हैं. बहरहाल वैसे खाने पीने की चीजों की कीमतें तो रमजान में फिर भी ऊपर चली गई हैं. न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह बन गया. बस हम रोना ही रोएंगे. और ये भी हुआ है कि वहां पर कोई हमारा बंदा भी नहीं था. न्यूजीलैंड के कुछ लोग थे जो प्रेजेंटेशन थी उसमें, और इंडिया के, और शदीद तनकीद हो रही है कि भाई आप वैसी ट्रॉफी इंडिया को दे दिया करें. वो वहीं पर दुबई में बैठे रहे, सारी टीमें जनाब कोई मुलाजिम बनकर आ जा रही हैं जी, अब इंडिया से खेले, वहां जाना है, फिर वहां जाना है, वहां जाना है. वो वहीं पर बैठे हुए हैं, वो ऐसे जैसे होम ग्राउंड है, उनकी होम पिच थी. हमारे पास होम एडवांटेज क्या होना था, ना सब फाइनल यहां पर हो सका, ना फाइनल यहाँ हुआ. इंडिया के जितने मैचेस थे वो सारे जीते उसने, वो सारे मैचेस वहीं पर हुए. क्या हासिल हुआ? कोई इंपैक्ट आपने देखा है? कोई आईसीसी टूर्नामेंट यहां पर आया और जो बदतरीन शिकस्त हमें मिली है, उफ तौबा. कोई पहले राउंड से हम बाहर हो गए, इतना बुरा हाल हमारा हुआ है, इतनी बेइज्जती हुई है. और इस पर भी ये देखिए कि हमारी लड़ाई नहीं खत्म हो रही. आमिर ने भी अब 90 की दिहाई के जो प्लेयर्स थे, वकार, वसीम, जो चैनल्स पर बैठ रहे हैं, पहले राशिद ने तनकीद की, मोहम्मद हफीज ने की, अब आमिर भी बीच में शामिल हो गए. हमारी अपनी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही. और वहाँ भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के चेयरमैन, चैंपियनशिप जीत भी गया है और हो गया. हम बस अपना मुंह लटकाए, वो आगे जी देख लेंगे जी, कर लेंगे. तो अभी देख लेते हैं हम न्यूजीलैंड में क्या होता है. बहरहाल कुछ अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा, मैं आपको बता दूं. एक बात बताओ, मैं आपको बहुत खुला सवाल, जब आप खेलोगे ना आईपीएल, तनकीद आई, अब हम भी करेंगे यार हमें वो आए नहीं, आप चले गए, ये है वो है, पहला आ जाएगा सवाल, मैं काउंटर अटैक करूंगा. आप करो. आपके प्लेयर्स जो है बैन थे, हाँ रिसेंटली बच्चे बैन थे, 90s के कोचिंग भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे. अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम बैन थे तो वो 90s वाले कोचिंग भी कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे. शायद उन पर भी वैसे बैन लगे थे, वो भी उनके खिलाफ भी स्कैंडल्स आए थे, कुछ जुर्माने वगैरह उनको भी एक दौर में हुए थे. बहुत सही जवाब है. क्या बात. और अजहर महमूद खेल भी रहे, दूसरा मकसद. बहुत अच्छी बात की आपने हमें. ले जी. तो उन्होंने कहा जब हम बैन थे तो उनके लिए तो सारी खुली छूट थी. हमारी अपनी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही जी. हमने यहाँ पर क्या करना है, किस सेक्टर में हमने परफॉर्म करना है, किस इदारे में परफॉर्म करना है, हर जगह पर इंतशार, फसाद, लड़ाई हमें नजर आ रही है. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज.